है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसमें इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप एग्ज़ामिनेशन पर्पस से लर्न कर लें और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने तैयार किए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोज से आपका जो मैक्सिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 शॉर्ट आंसर होंगे और 1 लॉन्ग आंसर होगा। शॉर्ट आंसर आपको मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना है। लॉन्ग आंसर मैक्सिमम आप कर सकते हैं इसको 70-80 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा नहीं। तो चैप्टर 1 जो आपका प्रोज से है, इसका नाम है द लास्ट लेसन। राइटर हैं अल्फांस डॉडेट। ये जो फ्रेंको प्रशियन वॉर हुआ था उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, यानी स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो एकदम रियल है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो हमारी मदर टंग होती है, यानी मदर लैंग्वेज कह सकते हैं इसको, जो मातृभाषा होती है, तो वो इसमें दिखाया गया कि फ्रांस की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको किस तरह से प्रशियन गवर्नमेंट बैन कर देती है, किस तरह से फ्रांस के 2 स्टेट्स को ऑक्युपाई कर लेती है। और उस टाइम जो वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रशियन वॉर उसको कहते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बिस्मार्क ने इसको लीड किया था, प्रशिया को, और जिसमें फ्रांस के 2 स्टेट्स, एक का नाम है लॉरेन और एक का नाम है एल्सस, ये दोनों स्टेट्स प्रशिया ने ऑक्युपाई कर लिए थे। तो ओवरऑल इसमें यही बताया जाएगा कि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। अगर हम अपनी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं करते हैं, विद इन टाइम अगर हम नहीं सीखते हैं, तो किस तरह से कोई दूसरी कंट्री उसको, हमारी कंट्री को ऑक्युपाई कर ले, हमारे जो स्टेट्स होते हैं उनको ऑक्युपाई कर ले और वहाँ की लैंग्वेज कर बैन कर दी जाती है, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। सीधी सी बात है कि जो एजुकेशन यानी शिक्षा पद्धति है उसी को बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी जाती है एल्सस और लॉरेन में। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांज, उसी को इसमें एक तरीके से कहा जाए तो लीड रोल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बच्चा, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं इसे अलग से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। तो फर्स्ट आपका जो शॉर्ट आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रांज नाम का वो छोटा सा जो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, उसने उस दिन ऐसा क्या नोटिस किया है स्कूल में जो कि हमेशा की तरह नहीं था, कुछ डिफरेंट था, अनयूजुअल था। तो इसका आंसर देख लीजिए। दैट डे फ्रांज नोटिस्ड दैट एवरीथिंग वॉज सो स्टिल। स्टिल का मतलब शांत। उस दिन बच्चे ने देखा कि सब कुछ एकदम शांत था। देयर वॉज नॉट अ लिटिल बसल। बसल मतलब शोरगुल, किसी भी तरह का कोई शोरगुल नहीं था। मोस्टली बच्चे जो होते हैं क्लास में क्या करते हैं, नॉइज़ करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नन वॉज रिपीटिंग द लेसन्स इन अनिसन। अनिसन का मतलब होता है कि कोई भी बच्चे एक सुर में, जैसे कि एक साथ में बोलते ना, तो इस तरह से कोई भी बच्चे एक सुर में एक साथ में चैप्टर को नहीं रीड कर रहे थे। सम ओल्ड पीपल had come to his school and they were sitting on the last benches of the classroom। कुछ बूढ़े लोग भी स्कूल आए हुए थे और वो बूढ़े लोग स्कूल में, क्लासरूम में जो पीछे बेंचेस पड़ी होती हैं वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये कुछ अनयूजुअल सीन था जो कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में देखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, या क्या ऐसा क्या था, क्या न्यूज़ थी जो वहाँ पे लगाई गई थी। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट काज इन द स्कूल। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और स्कूल में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा।
तो आंसर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स के साथ में मैंने आंसर को रेडी किया है। अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे एक नया ऑर्डर उसको लगाया गया था। एक तरह की न्यूज़ लगा दी जाती थी पहले, क्योंकि पहले टेलीविज़न नहीं होता था, तो जो भी न्यूज़ होती थी उनको एक बुलेटिन बोर्ड होता था, उस पर लगा दिया जाता था। इट स्टेटेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज बैंड इन स्कूल्स। और इसमें ये दिखाया गया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को स्कूल में, जो फ्रांस के स्कूल थे वहाँ पे बैन कर दिया गया था। और सिर्फ 2 ही स्टेट को कब्ज़ा किया गया था प्रुशिया के द्वारा, जिसमें क्या था, एक तो हमारा एल्सस था और एक लॉरेन था। नो वन कुड रीड और राइट इन फ्रेंच लैंग्वेज। इट मीन्स कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज में ना पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। ओनली जर्मन लैंग्वेज वॉज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन एल्सस एंड लॉरेन। एल्सस और लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाना था। तो ऐसा एक ऑर्डर आया था जर्मनी की तरफ से। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल। तो जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था स्कूल पे, जो हमारे फ्रांस के स्कूल थे उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट अ बिग चेंज इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। एल्सस एंड लॉरेन के जो स्कूल थे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा इस ऑर्डर का। ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉज रिग्रेटिंग ओवर हिज केयरलेसनेस टूवर्ड्स लर्निंग दियर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज यानी जो उनकी मातृभाषा थी, उस भाषा को सीखने में जितना भी केयरलेसनेस उन बच्चों ने दिखाई थी, लापरवाही दिखाई थी, उस पर वो रिग्रेट कर रहे थे। इट मीन्स वो अफसोस कर रहे थे, हर एक बच्चा अफसोस कर रहा था। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी सैड। सम ओल्ड पीपल केम टू स्कूल टू शो दियर सिंपैथी फॉर एम हैमल। एम हैमल किसका नाम है, जो स्कूल के टीचर हैं उनका नाम यहाँ पे एम हैमल दिखाया गया है। तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे। कुछ बूढ़े लोग आए थे स्कूल अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए एम हैमल के लिए, क्योंकि एम हैमल को भी वहाँ से रिटायर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस दियर लैंग्वेज इज़ टू देम। व्हाट शोज़ यू दिस, वाई डज दिस हैपन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्टोरी में जो लोग दिखाए गए उनको सडनली ये रियलाइज़ होता है कि अरे मेरी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए। तो इससे आपको क्या समझ आता है, और वाई डज़ दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इन दिस स्टोरी वी नोटिस दैट द पीपल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन सडनली रियलाइज दैट दियर लैंग्वेज वॉज वेरी प्रीशियस टू देम। इस स्टोरी में जब आधी स्टोरी हो जाती है उसके बाद लोगों को ये पता चलता है कि अरे यार मेरी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, कि कितनी ज़्यादा प्रीसियस थी। दे अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग दियर लैंग्वेज व्हेन फ्रेंच वॉज बैंड। तो उन्हें तब समझ आता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है जब फ्रेंच वहाँ पे बैन कर दी जाती है स्कूल में। This happens because the two districts, Alsace and Lorraine of France, were occupied forcefully by Prussia. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्सस और लॉरेन जो कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट या हम स्टेट कह सकते हैं थे, उनको प्रसिया ने कब्ज़ा कर लिया था। कब्ज़ा कर लिया, वहाँ की लैंग्वेज को बैन कर दिया गया ताकि कम्युनिकेशन का कोई मीडियम ही नहीं रह जाएगा। कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी लोगों में, क्योंकि लैंग्वेज ही बैन कर दी गई। ना पढ़ना है, ना बोलना है, ना लिखना है, तो कैसे आप एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और इसी तरह से गुलाम बनाया जाता है लैंग्वेज को बैन करके ही। और उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? तो जो एम हैमल हैं यानी टीचर हैं वहाँ के, वो किसे ब्लेम करते हैं इस बात के लिए कि स्टडी को लेकर के जो केयरलेसनेस रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और ऐसा क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में ऐड किया गया है, व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल खुद को क्यों ब्लेम करते हैं और पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करते हैं,
कि उन्होंने ठीक से प्रॉपर अटेंशन मतलब अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि फ्रेंच लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस थी वो बच्चों को समझा नहीं पाए, या बच्चे क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं सीख पाए लोग फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना या लिखना या अच्छे से बोलना क्यों नहीं सीख पाए। तो आंसर देख लीजिए। एम हैमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही टॉट इन स्कूल। पहले तो एम हैमिल स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं कि जो कुछ उन्होंने स्कूल में पढ़ाया बच्चों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फर्दर ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स। उसके बाद वो ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे वर नॉट एंक्सस इनफ टू मेक देम लर्न। उसका रीज़न ये था कि जो पेरेंट्स थे वो बच्चों की स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा एंक्सस नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाए तो चिंतित नहीं थे, सीरियस नहीं थे। दे जस्ट वॉन्टेड दियर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म और एट द मिल्स टू अर्न मनी। और वो लोग बस इतना चाहते थे कि उनके बच्चे किसी फॉर्म में काम करें या फिर मिल्स में काम करें, कुछ पैसे कमा लें। स्टडी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। और एम हैमिल पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, ख़ुद को किस लिए ब्लेम करते हैं? इस बात के लिए कि उन्होंने जो कुछ पढ़ाया बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसी कमी रहेगी पढ़ाने में जो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। What did M. Hamill say about the language and its importance? लैंग्वेज और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहते हैं? तो M. Hamill कहते हैं, M. Hamill said that French language was the most beautiful language in the world. उन्होंने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और कैसी? एकदम क्लियर है, मतलब बोलने में एकदम फ्लो जो आता है वो बहुत ही गज़ब का फ्लो है, एकदम लॉजिकल लैंग्वेज है। So he advised his countrymen to guard their language among them and never forget it. इसलिए उन्होंने कहा था कि इस लैंग्वेज को गार्ड करना है, इट मीन्स इसको प्रोटेक्ट करना है, बनाए रखना है, और कभी भी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर बैन कर दी जाएगी तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। जब बोलने वाले ही नहीं होंगे तो लैंग्वेज कहाँ से होगी। और चैप्टर के लास्ट में है एक लॉन्ग आंसर, और ये कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ये भी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है, इन विच वे डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। यानी किस तरह से एम हैमिल खुद को ब्लेम करते हैं और दूसरों को इस बात के लिए कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को विद इन टाइम नहीं सीख पाया। तो इसमें आप जो मैंने शॉर्ट आंसर दिए थे अभी, अगर आप उनको ठीक से रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो वहीं से ये आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आंसर है वो कहाँ से मिल रहा है। एक तो ये है कि बच्चों को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। तो अभी मैंने एक शॉर्ट आंसर बताया था, यहाँ पे ये देखिए ब्लेम करने वाली बात आई थी इसमें। 5th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये वाला आंसर यहाँ मैच करेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो लॉन्ग आंसर लिखने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो कि आप स्टोरी का बैकग्राउंड याद रखें। सबसे बढ़िया फंडा ये होता है किसी भी चैप्टर का लॉन्ग आंसर आए तो आप उस चैप्टर की स्टोरी जो होती है उसको पूरा माइंड में सेट रखिए, याद रखिए। चैप्टर का नेम आपको पता होना चाहिए, राइटर का भी नेम पता होना चाहिए, और उसकी थीम क्या है, किस टॉपिक पे बात चल रही है। तो थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का रीज़न आपको लास्ट में देना है। इट मीन्स जो आंसर है वो लास्ट में देना है, ये नहीं कि पहले ही आंसर लिख दिया। अगर ऐसा करेंगे तो बाद में आप क्या करेंगे, अगर आपको वर्ड्स बढ़ाने पड़े तो कहाँ से बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, चैप्टर के बारे में बताएं। जैसा कि इसमें देखिए मैंने बताया है, द स्टोरी द लास्ट लेसन डील्स विद द डेज ऑफ फ्रेंको प्रेशियन वॉर। तो फ्रेंको प्रेशियन वॉर के बारे में ये स्टोरी है। इट वॉज द टाइम व्हेन प्रशिया हैड ऑक्यूपाइड द 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड लॉरेन ऑफ फ्रांस। तो ये स्टोरी उस समय की जो प्रशिया ने 2 डिस्ट्रिक्ट जो कि एल्सिस और लॉरेन हैं, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, उनको ऑक्यूपाई कर लिया था। द लेसन वॉज रिटन बाई अ फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट। एक नॉवलिस्ट हैं फ्रांस के, उनका नाम है मिस्टर अल्फोंस डॉडेट। उन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है
जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, और अगर लैंग्वेज को बैन कर दिया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, द लेसन वॉज रिटन बाय फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट मिस्टर अल्फांस डॉडेट, द टीचर मिस्टर एम हैमेल। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो टीचर हैं एम हैमेल announced in the classroom that French was banned by Prussia and now German would be taught in schools of Alsace and Lorraine। तो जो एम हैमिल हैं वो अनाउंस करते हैं स्कूल में कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे बैन कर दिया गया है, अब जर्मन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाएगी एल्सस और लॉरेन में। अब रीज़न सीधे है कि वो किस तरह से ब्लेम करते हैं। द स्टूडेंट्स कुड नॉट लर्न दियर नेटिव लैंग्वेज प्रॉपरली। सबसे बड़ा रीज़न तो था कि बच्चे एक तो सीरियस नहीं रहते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं मोस्टली स्टडी को लेकर के, और जब टाइम निकल जाता उसके बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि अरे पहले सीख लेना था। तो वही सीन यहाँ पे भी चलता है। तो पहले तो अपनी लैंग्वेज को लेकर के सीरियस नहीं है, सीख नहीं पाए। फॉर दिस एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ। एम हैमेल इस बात के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। द स्टूडेंट्स एंड दियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं और उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही ऑफन sent his students to water the flowers, and whenever he wanted to go fishing he gave them a holiday। एम हैमेल खुद को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स से अक्सर कह दिया करते थे कि वो पौधों को पानी दे दो, ऐसे छोटे मोटे काम दे दिया करते थे। और जब भी उनका मन होता था फिशिंग यानी मछली पकड़ने का, तो वो बच्चों से कह देते थे कि आज छुट्टी है। He blamed the students too because they did not take their language seriously। एम हैमिल स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया। दे वेस्टेड देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़। फालतू के कामों में बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते रहे। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर नॉट एंक्सियस इनफ टू मेक देम लर्न। और फाइनली वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं इस बात के लिए कि पेरेंट्स बच्चों की स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। दियर पेरेंट्स प्रीफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और वो जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों से किसी फार्म में काम करवाना चाहते थे या कहीं मिल्स में, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लें। तो ये लॉन्ग आंसर हो गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप इसको अच्छे से समझ लें, रीड कर लें और लर्न कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।